अपनी व्यूवरशिप के लिए, लाइक्स के लिए, चंद लाइक्स के लिए उन्होंने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी भी 2 बहनें हैं। उन्होंने खाली मुझ पे दाग नहीं दिया। मैं अपने मीडिया वालों से, मतलब इन लोगों से सबसे बेजार हूँ। मेरे हाथ में ये कप है, जब मेरे हाथ में ये कप है, इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे? मेरे आएंगे, आपके नहीं आएंगे। और जब इसको FSL करवाएंगे, इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे? मेरे, ना कि आपके। उस चाकू पे मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं थे जब मैंने उसको पकड़ा ही नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आया था उसका? हाँ, डेफिनेटली मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, वो आप नाज़रीन को दिखाइएगा। तो चाकू पे मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। अगर आप किसी को मारते हो तो भाग जाते हो। मैंने उसको हॉस्पिटल लिया, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, मैंने ही सब कुछ किया। मैं ही वहाँ पे सबके पैर पकड़ रही थी, पैर मैंने पकड़े सबके कि इसको हॉस्पिटल ले जाए, कि हमारे साथ आ जाओ। कोई नहीं आया। माथा काटा था, वो किसी ने नहीं दिखाया। तो वो जो वीडियो मेरे पास है, डेफिनेटली मैं वो रिवील करूँगी आने वाले वक्त में। शिया लोगों पे इतना ट्रस्ट क्यों करती हूँ? वो हमेशा जहाँ पे वो देखे कि इनजस्टिस हो रहा है, वो खड़े हो जाते हैं, वो साथ आ जाते हैं। जो आप इस वक्त मुझे देख रहे हो, ये मेरी लाइफ नहीं थी। ये जो आप मुझे पर्दे में देख रहे हो, ये मेरी लाइफ नहीं थी। मेरी लाइफ, मैं बाल खुले रखती थी। मेरी लाइफ ये थी कि वेस्टर्न कल्चर इख्तियार करती थी। खुशामदीद मुलाकात के और एक शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ कश्मीर वादी की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक सहाफ़ी आसिफा बशीर यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफा हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, चूँकि आपको हर कोई सहाफ़ी एज ए सहाफ़ी जानता है, हर कोई आपको देखता है, फ़ोन पे आए दिन आपको देखता है। बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, चाहे कोई भी लड़की हो या हमारी माएँ हो, एवं दादियों में भी आप बहुत फेमस हैं। हर कोई आपको एज ए सहाफ़ी देखता है। तो सहाफ़त से पहले आपकी ज़िंदगी क्या थी, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहब, मुझे आप इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए आज। जी, मेरी जर्नी ये थी कि सबसे पहले पढ़ाई की शौक़ था, एयर होस्टेस बनना। जी, बड़ा शौक़ था मेरा, एयर होस्टेस बनो। मुझे उड़ना पसंद था। मैं जब ऊपर आसमान की ओर देखती थी, मैं बस ड्रीम करती थी कि मैं कब उड़ूं। परिंदों को देखती थी उड़ते हुए, सोचती थी कब मैं भी उड़ूं ऐसे। तो रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा मौका ज़िंदगी में दिया, बहुत स्ट्रगल करने के बाद। हालांकि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई एयर होस्टेस नहीं बनी थी, बाहर नहीं गए थे पढ़ाई के लिए। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो बाहर गई, जिसने पढ़ाई की, यहाँ पे कंप्लीट किया। कंप्लीट भी नहीं किया यहाँ पे, खाली मैंने 10th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं बाहर चली गई। बाहर से मैं बाकी जो मेरी फर्दर स्टडीज़ थी वो मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया। ड्यूरिंग पढ़ाई मैंने एविएशन का कोर्स भी किया। एविएशन में चंडीगढ़ में रही। चंडीगढ़ में मैंने एविएशन कोर्स क्या होता है? जी, एविएशन, सिविल एविएशन, जैसे आप जो जहाज़ देखते हैं, जिन जहाज़ों में आप एयर होस्टेसेस देखते हैं, जिसमें आप पायलट्स देखते हैं, ये सेक्टर है एविएशन का। तो एविएशन का मैंने डिप्लोमा किया और उसके बाद मैं बस बहुत स्ट्रगल किया है बाहर। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से गई और बनी। जो आप इस वक्त मुझे देख रहे हो, ये मेरी लाइफ नहीं थी। ये जो आप मुझे पर्दे में देख रहे हो, ये मेरी लाइफ नहीं थी। मेरी लाइफ, मैं बाल खुले रखती थी। मेरी लाइफ ये थी कि वेस्टर्न कल्चर इख्तियार करती थी और बहुत प्यार मिला घर वालों की साइड से। और कहते हैं ना, अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में। घर वालों का सपोर्ट था तभी आप एयर होस्टेस बन पाए? हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मुझे खाना बनाना नहीं आता था तो बाहर अक्सर फाके लगते थे। मेरी मम्मा को परेशानी होती थी, वो यहाँ पे रोती थी। काश मैंने अपनी बेटी को सिखाया होता, लेकिन मुझे नहीं आता था। अगर मुझे कुछ आता था बनाना, वो है मैगी। कोई चीज़ मुझे बनाना, मैगी के बगैर कुछ नहीं आता था। मैं फाके देती थी। और मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये आसानी है एयर होस्टेस बनना भी। जब मैं बाहर गई, बाहर मैंने पढ़ाई की। चंडीगढ़ में मैं थी, मैं फ्रैंक फिन में पढ़ाई कर रही थी। वहाँ पे भी मैं 2-2 घंटे की क्लासेस लेती थी और साइड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी। जी, PUC मैंने बाहर से किया और TDC बाहर से ही किया। साइड में पढ़ाई भी करती थी स्कूल की और दूसरे साइड डिप्लोमा भी करती थी। एंड सडनली ऐसा नहीं कि मैं उठी और हो गई सिलेक्ट। उसके बाद मैं जब फाइनल इंटरव्यू के लिए जाया करती थी, वहाँ पे मुझे अंडरवेट निकलती थी मैं। मतलब वहाँ पे 48 अकॉर्डिंग टू माई हाइट, आई शुड बी 56,
बट 56 57, बट मैं निकलती थी 47 46, बस ये मेरा वेट होता था। क्योंकि निकलोगे भी कैसे? आपने बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था और घर से दूर रहते थे, और मैगी पे गुजारा करोगे तो लाइट वेट तो अंडर वेट तो आ ही जाएगा। हाँ, वो भी नहीं है, मैं बस बहुत छोटी थी और अंडर एज भी मैं थी, मैं 18 कंप्लीट नहीं थी। तो उसके बाद एक ऐसा दौर आया, मैंने एयर होस्टेस ट्रेनिंग कंप्लीट की, मैं तब भी सिलेक्ट नहीं हो रही थी। हर जगह मैं निकल रही थी, 5 राउंड्स हुआ करते थे, 5 राउंड्स में मैं निकलती थी, लेकिन एक राउंड पे मैं गिरती थी। वो यही है वेट का। हाइट भी माशाल्लाह अच्छे से थी, लेकिन जो वेट है, वेट में मैं गिर जाती थी। तो वक्त एक ऐसा आया, खाया पिया, थोड़ा सा भारी हो गई तो हो गई मैं सिलेक्ट इंडिगो एयरलाइंस में एज कैबिन क्रू। उसके बाद फ्लाई कर रही थी, साइड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, और सडनली मुझे घर आना पड़ा। मेरी सिस्टर की शादी थी। जब मैं घर आई तो घर वालों का, ओबियसली हम कश्मीरी है, वामगस घर किया, वामगस वापस किया, क्योंकि मेरा घर ही वो बाहर बन गया था। हाँ, घर वाले बोल रहे थे कि अब आप यहाँ पे रहो, क्योंकि एक बहन निकल गई थी घर से, तो अजीब सा लग रहा था। तो जब मेरी बहन की शादी हुई तो मुझे यहीं पे रहना पड़ा। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जब आप एयर कैबिन क्रू में थी तो घर वालों का तो सपोर्ट था ही आपको, क्या कभी आपको रिलेटिव्स की साइड से या फ्रेंड्स की साइड से कभी ताने सुनने को मिलते थे? रिलेटिव्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। मेरे रिलेटिव्स मेरे चाचू लोग हैं, मेरी चचेरी बहन है, वो मेरे रिलेटिव्स हैं। बाकी हाँ, रिलेटिव्स ने मेरे घर वालों को बहुत कुछ मेरे बारे में कहा था, मतलब शेर एस्पाइस नहीं, ये कारण ओबियसली ये भी सच है कि मुसलमान है तो वैसे ड्रेसेस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस में जो, अगर आपको पता होगा, हमारी जो वो माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे जो यूनिफॉर्म होती है वो स्कर्ट होती है। वेस्टर्न कल्चर इख्तियार करना था तो मैं कर रही थी। इज्जत से बहुत दूर थी, मैं नमाज़ पढ़ती थी वहाँ, लेकिन वो जो सच में मैं नमाज़ पढ़ूँ, फिर नमाज़ों पे मैं चलूँ, अपने दीन धर्म पे चलूँ, मुझ में शायद ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज़ था हमेशा, इनायत साहब, ये जो कब्र का डर है ना, वो मुझे बड़ा था, हद से ज़्यादा था। इतना था कि मैं इससे पहले, मैं कितना आपको बोलूँ, अगर मैं आपको अभी बोलने पे आ जाऊँ तो एक रात गुजर जाएगी, लेकिन मेरी जर्नी ख़त्म नहीं होगी। बचपन में अगर बात करूँ तो मैं अल हया में पढ़ती थी। वो एक सिख बाग में है, अल हया उसका नाम है। तो उनका, जिनका वो था, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ वो अभी बंद है। तो वहाँ पे मैं पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी। हम वहाँ पे हिफ्ज़ कर रहे थे, और वहीं से कहीं ना कहीं मुझे रह गया था अंदर से कि नहीं यार, डर है कब्र में, जब जाएंगे वहाँ बिच्छू आएंगे। छोटी थी, ये ख्यालात मुझे आते थे, बिच्छू ये करेगा, वहाँ सवाल होंगे, जवाब होगा। बहुत डर था अंदर से, लेकिन मैं ऊपर से कर रही थी। इट वाज लाइक कॉस्मेटिक ऊपर से मैं थी कि नहीं जी, मुझे ये भी हासिल करना है, ये भी हासिल करना है। मेरा ये था कि मैं जाना चाहती थी फ्रांस एयरलाइंस में। मेरा बड़ा शौक था मैं फ्रांस जाऊं और वहाँ की एयरलाइंस में मैं काम करूं। पैसा ज़्यादा था वहाँ पे? पैसा नहीं था, इट वाज शौक था मेरा। पैसे की बात है, पैसा खूब कमाया है, इतना पैसा कमाया है कि जब आज मैं इस फील्ड में जहाँ पे हूँ, यहाँ पे इतना पैसा नहीं है जितना वहाँ पे था। कभी अफसोस होता है इस बारे में कि अभी अगर मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, वहाँ पे अगर मैं अभी भी होती तो अच्छा खासा पैसा कमा लेती और घर वालों का अच्छा खासा सपोर्ट करती? कभी ऐसा दिमाग में आता है? हाँ, आता है, कभी कभार आता है, लेकिन तब खुद कोई, मैं एक्चुअली मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मुझे कोई कितना भी बोले मैं नहीं मानूंगी, लेकिन मैं खुद को जब मोटिवेट करूँगी, मैं ठान लेती हूँ कि मुझे ये करना है। फिर बाहर जाके जब मैं इंडिगो एयरलाइंस में सिलेक्ट हो गई, अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी। फिर सडनली डैडी का कॉल आया, बोला बहन की शादी है। फिर मैं कश्मीर आ गई। कश्मीर में बहन की शादी थी, तो शादी हो गई। उसके बाद डैडी ने बोला अब अगर मेरी बेटी हो, नहीं जाना बाहर, क्योंकि विल मिस यू। तो बस मैं नहीं गई वापस। मैंने, वो मेरा जो ख्वाब था बचपन से मैं देखती थी, ऐसा नहीं कि इट वाज सडन कि मुझे बनना है, मैं बाहर जाऊंगी, नहीं। ये मेरा इनायत साहब बचपन का शौक़ था कि मैं बनूं। मैं उड़ना चाहती थी। मैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे खेलते हैं आपस में, कोई कहता है मेरे को पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, हमेशा मैं कहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ख्वाब देखा वो मैंने खुद पूरा कर लिया अपने स्ट्रगल से।
तो वो सब पीछे छोड़ने के बाद फिर जर्नलिज्म फील्ड कैसे चुना आपने और जर्नलिज्म में कैसे आए? क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस है। एक प्रोफेशन ऐसा है, वहाँ से जर्नलिज्म में स्विच करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कैसे ये मन में आया कि आपको फिर जर्नलिज्म फील्ड में जाना है और जर्नलिस्ट बनना है? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जर्नलिज्म में आई। मुझे लगता है कि इस सहाफ़त ने मुझे चुना है, क्योंकि एयर होस्टेस बनने से पहले मैं सहाफ़त में गई थी। तो आप एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हो, ये मानते हो? पता नहीं, मैं बोल जर्नलिस्ट बाय चॉइस नहीं हो, जर्नलिस्ट बाय चांस हो। हाँ, बाय चांस। मैं ये 2000, मैं आपको वो फोटो भी शेयर करूंगी, स्क्रीन पे आप दिखाएंगे लोगों को। 15 के 16 की बात है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, और यहाँ पे उन दिनों मैं सहाफ़त करती थी। मैं दूरदर्शन में करती थी, एक प्रोग्राम आया करता था अक्स परवाज़, आपने नाम सुना होगा। तब वो यूट्यूब पे नहीं आता था, तब मैं करती थी। अब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं खाली वहाँ पे नरेशन देती थी, और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं भी चढ़ूँ स्क्रीन पे, मैं भी टीवी पे चढ़ूँ उन दिनों जब मैं उनको देखती थी। लेकिन वहाँ पे ये था कि मैं बहुत पतली थी, इतनी पतली थी कि मुझे स्ट्रेच करना पड़ता था। जब मैं स्क्रीन पे आती थी मुझे स्ट्रेच करना पड़ता था। जो वहाँ पे एडिटर थे, फिर वो कहते थे कि नहीं, मुझे इस पे बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है स्ट्रेच करने पे, क्योंकि मैं इतनी सी थी। और मैं उस वहाँ पे जो फ्रेम था, मैं फिट नहीं होती थी। ये कैबिन क्रू बनने से पहले है? उसके कैबिन क्रू बनने से पहले है ये ना, मतलब इट वाज जैसे आपने कहा, इट वाज बाय एक्सीडेंट। तो मैं इस फील्ड में आई थी। तो उसके बाद जब उनकी सरकार ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं शायद 12th पास भी नहीं, 10th पास भी नहीं किया था, तो बस वो ना ऐसे मैंने एक ट्रायल के लिए किया था वहाँ पे। उसके बाद मैं बाहर भी चली गई, वहाँ से मैंने इतना कुछ अचीव किया, फिर मैं कश्मीर भी आ गई। तो लेकिन वो रह गया था कहीं ना कहीं, मुझ में 2 चीज़ें रह गई थी। एक था कि एक रब काबा का खौफ, जो कब्र का खौफ है। मैं कब्र के अजाब से हद से ज़्यादा डरती, तब भी थी और आज भी हूँ। हर एक इंसान डरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो एक चीज़ है कि जो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, अगर किसी को कब्र का डर है, मरने का डर है, तो वो बहुत सारी बुराइयों से इंसान को पीछे। बिल्कुल, ये सही है। और उसके बाद और 2 चीज़ें, एक तो मैंने कहा कब्र का खौफ, और दूसरा ये था कि मैं चाहती थी मैं एक छोटी सी अपनी YouTube चैनल खोलूं और अपनी पर्सनल लाइफ उस पर दिखाऊं। ये अबया लगाना कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने एक बार ही वीडियो बनाने की कोशिश की, और उस वीडियो में क्या हुआ कि मेरी रिपोर्टिंग उसमें निकल गई। ऐसा नहीं, मैं चाहती थी मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन वो रिपोर्टिंग हो गई। और रिपोर्ट ऐसा हुआ कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस पर, जो मैंने रिपोर्ट किया था, कि उसमें उन्होंने इंटरवीन किया, और वो प्रॉब्लम भी उसका अजाला हो गया। सो फिर उसके बाद एक यूट्यूबर था, मैं बिल्कुल उनका नाम लेना चाहूँगी। लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे कॉल किया था, कहा था कि आसिफा, जो आप बने हो मेरी वजह से बने हो। मतलब बहुत लोगों का हाथ था इसमें, क्योंकि मेरी जो रिपोर्टिंग, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, फ्लो ज़्यादा आता है। तो शायद मैं यूट्यूबर बनने के लिए नहीं थी, मैं रिपोर्टिंग करने के लिए थी। और उसके बाद मुझे प्रेस कॉलोनी में इंट्रोड्यूस होना पड़ा, खुद नहीं हुई, होना पड़ा, क्योंकि लोगों ने मुझे ढूंढा। यूट्यूबर कौन था? आपने उनका नाम नहीं लिया। तो उनका नाम था तनवीर था उनका नाम। भाई जैसे थे, गांधरबल से बिलोंग करते थे। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे मानो किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, और वो हम में से ही एक है, उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, और उस शख्स ने मुझे प्रेस कॉलोनी में इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुझे प्रेस कॉलोनी में, आपने शायद ही मुझे देखा होगा, मैं नहीं आया करती थी, मैं बस अपने काम से काम रखती थी। फिर जब मैं यहाँ पे आई, मैंने खुद अपना काम स्टार्ट किया। मुझे किसी ने, अगर मैं किसी को काम मांगने के लिए गई, उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने जब अपना स्टार्ट किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कैसा दौर था वो, जब आपने खुद का सोचा कि मुझे खुद का कुछ करना है? हाँ, उसमें मैं ज़रूर आपको बोलूँगी। तब जब मुझे खुद का, मैं नहीं चाहती थी स्टार्ट करना, और मैंने काम बहुत किया है। मैंने जेके बैंक में भी काम किया है, मैंने जैसे मैंने आपको बोला, इंडिगो एयरलाइंस में मैंने काम किया है, एयर एशिया में मैंने काम किया है। साइड में पढ़ाई भी करती थी, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई ख़त्म करके साइड में पढ़ाई भी करती थी, और कमाती भी थी, क्योंकि मुझे 10th से ही ये महसूस हुआ कि मुझे घर वालों से नहीं मांगना चाहिए। एक शर्म सी आती थी कि जब मुझे कहीं जाना है, मैं अपने डैडी को किराया मांगो, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। फिर उसके बाद
बस अपना करना चाहती थी। ऑल्दो मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, मैंने वो सारा कुछ छोड़ दिया अपने माँ बाप के लिए। जब डैडी ने बोला, मम्मी ने बोला अब नहीं जाना, मैं नहीं गई। सपोर्ट भी पहले वही थे, उनकी वजह से ही गए भी थे और उनकी वजह से छोड़ा भी। डैडी की वजह से, डैडी ने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। मम्मी नहीं चाहती थी, एक्चुअली मम्मी नहीं देखना चाहती थी मेरा स्ट्रगल। मैंने हद से ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन मम्मी, माएँ होती है, माएँ नहीं देखना चाहती हैं और वो बर्दाश्त भी नहीं करती थी मेरा स्ट्रगल। फाके बहुत, मैंने पहले भी कहा, लगे मुझे, तो वो स्ट्रगल मम्मी नहीं देखना चाहती थी। डैडी बोलते थे कि मेरी बेटी है। और मुझे एक बात मैं बोलूँ कि मुझे घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि आप बेटा हो, क्योंकि बेटा और बेटी अलग अलग है। इस पे मुझे एक फनी सा एक किस्सा याद आया। मैंने कहीं पे सुना कि आपका पेट नेम कुछ और है घर पे जो आपको बुलाते हैं, वो क्या है? मुझे, अगर आप कंफर्टेबल हो बोलने। हाँ, मुझे बुलबुल कहते हैं घर पे। बुलबुल, ये नाम किसने दिया है आपको? बच्चों ने दिया है। मेरी बहन के मेरी 2 बहनें हैं माशाल्लाह, बोथ गॉट मैरिड, उनके 3 बच्चे हैं। एक बहन का 2 बच्चे हैं और एक बहन की 1 बेटी है। वो मुझे बुलबुल बोलते हैं, तो यही बुलबुल नाम चला गया आगे और अब मुझे सारे बुलबुल के नाम से घर पे जानते हैं। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जब से आप जर्नलिज्म फील्ड में आए हो, बिकॉज एज अ गर्ल, एज अ जर्नलिस्ट, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो आपको देखनी पड़ी? क्योंकि लड़की के लिए ये प्रोफेशन जो है, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये उतना इजी है नहीं जितना हमें लगता है। एज ए ऑडियंस जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, फ़ोन पे देखेंगे या टीवी पे देखेंगे, उतना इजी होता नहीं है एक जो गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए। तो कितना स्ट्रगल रहा? पहली बात ये कि जैसे इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, कैमरा फेस करना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें यहाँ पे इतने कैमरास लगे हुए हैं, कैमरा फेस करना इट्स समथिंग एल्स। और कैमरा पे कंटिन्यूअसली आप बोल रहे हो, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जब मैंने स्टार्ट किया, हाँ, हर्डल्स आए, बहुत कुछ आया। मैंने आपको पहले ये कहा था कि मेरे दिल में एक खौफ था, वो था कब्र का। और जब मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर मैंने पहली बार लाइफ में सिर पे दुपट्टा रखा था। और जब मैंने वो वीडियो बनाया, छोटा सा कुछ था, मुझे भी याद नहीं है, मैंने वो बनाया। जब मैंने खुद की वीडियो देखी तो उस पे मेरे बाल दिख रहे थे, तो मुझे लगा नहीं, ये गलत है। क्योंकि अगर कल को मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मेरी मौत आ जाती है, तो फिर उसके बाद कौन आएगा मेरी वीडियोस डिलीट करने के लिए? नोबडी। जब क्या आसान हेवर बोन लाइफ मजन कह चीज़ गसान सनी फोटोग्राफ, सनी वीडियो ब्रोट करने वाली, ये फलानी है, ये इसका फोटो है, इसका वीडियो है, ये करते थे, है ना। तो जब मैंने खुद का देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मुझे लगता था कि जब मलकुल मौत मेरे पास आएगा तो वो मुझे ये नहीं बोलेगा जाके मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जाके वो वीडियोस डिलीट करो। किसी को नहीं देता है, किसी को नहीं देता है। तो मैंने उसी हिसाब से खुद को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। मैंने वो वीडियो शायद पता नहीं डिलीट किया है, नहीं है, वो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने अपने आप को कवर करना स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ तक खुद को कवर किया। और स्टार्ट में मैंने कहा ना, मैं नहीं आना चाहती थी इस फील्ड में। मैंने एक वीडियो किया था, मैं उन दिनों शिया सुन्नी का कुछ था, प्रोसेशन एक था शिया लोगों का, तब मैंने एक वीडियो किया। मैं सीधे गई इमाम बाड़ा साइड से, बड़गाम में गई और मैंने बुर्का लगाया था, मैं उनके पास गई, मैंने उनको इमाम बारगाह के बारे में पूछा क्या होता है वहाँ पे। हालांकि मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि मैं जो शिया लोग हैं, शिया कम्युनिटी के लोग जो है, मैं उनसे बचपन से उनके साथ में मुंसलिक थी। हम खाते थे, पीते थे, साथ में उठते थे, बैठते थे। मुझे कहीं पे ये नहीं लगा कि ये डिफरेंट है या मैं डिफरेंट हूँ। फिर जब लोग कहते थे कि, और सबसे बड़ी क्वालिटी एक जर्नलिस्ट की ये भी होनी चाहिए कि वो हर एक मजहब, हर एक कास्ट वगैरह से इस सब से दूर होता है। क्योंकि अगर एक जर्नलिस्ट बायस्ड रहेगा, अगर एक जर्नलिस्ट ये सोचेगा कि मैं इस जात का हूँ, मैं दूसरे जात का कवर नहीं कर सकता, मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं दूसरे रिलीजन का मैं कवर नहीं कर सकता, या मैं इस फिरके से हूँ, मैं दूसरे फिरके का कवर नहीं कर सकता, तो वो जर्नलिज्म तो है ही नहीं। फिर कलिमा एक है, जर्नलिस्ट हैज टू बी अनबायस्ड एवरी टाइम। बिल्कुल। मैंने कलिमा पढ़ा, कलिमा सबका एक है, तो हम डिफरेंट कैसे हैं?
बिल्कुल। मेरा यही मानना था और मैंने स्टार्ट किया। मैं इन पे मैं खुद के लिए ये किया, मैं रिसर्च करने लगी कि क्या है, सच में ऐसा है। इमाम बारगाह के बारे में मैंने जब लोगों से पूछा, मैंने बाकी चीज़ों के बारे में लोगों से पूछा, मैंने एक सिंपल सा वीडियो किया था, तो उस पर एक हल्ला उठ गया था 10 मुहर्रम को कि जब मेरी वीडियो वो ज़्यादा वायरल हो गई थी, लोगों ने सवाल किए कि आप आ जाओ इमाम बारगाह में, क्योंकि हम जब एक वीडियो करते हैं उसके बाद हमें दूसरी भी करनी होती है, इसी चीज़ के साथ हम मुंसलिक हो जाते हैं। मैंने वो वीडियो जब किया उसके बाद बहुत ट्रोल भी हुई, लोगों ने बोला कि आप गलत बोल रहे हो। मैंने सवाल करना कोई जुर्म नहीं है, अगर आपके दिल में कुछ ऐसा है, आप मुझसे अभी सवाल कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अभी क्लियर कर रहे हैं, कुछ आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैं भी अपने इस कम्युनिटी के बारे में जानना चाहती थी, शिया कम्युनिटी के बारे में जानना चाहती थी कि हकीकत क्या है। मैंने सुना था जंजीर जनी होती है, बचपन में मैंने बहुत कुछ सुना था, आपने भी सुना होगा, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, हम अब क्लियर करते हैं सब कुछ। अगर हम एक छोटा बच्चा आजकल पूछता है कुरान शरीफ क्या है, कुरान में क्या है, कुरान किसने लिखा है, हम में ऐसा, हमारे बाप दादा में ऐसा कुछ था नहीं, वो जो उनको सामने आया वो पढ़ते थे, वो उस पर बिलीव करते थे। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया पूछना कि इमाम बारगाह में क्या होता है, जुलझना को क्यों निकालते हैं ये लोग, ब्लैक कलर के कपड़े क्यों लगे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे मेरे माइंड में थे जो मैं पूछना चाहती थी। मैं अपने घर वालों से, शायद हर एक आम इंसान के दिमाग में हर किसी को जानना चाहिए, अगर आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है, क्यों है, वजह क्या है, ये सारे सवालात करने चाहिए। और जब मैंने वो सवालात किए, वीडियो वायरल हो गई, मुझे पुश किया गया कि आप दूसरा वीडियो बनाओ। अपने ही लोगों ने, अपने लोगों, मैं किसी को दूसरा नहीं मानती हूँ। जैसे फ़िरका है शिया का, जैसे फ़िरका है सुन्नियों का, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये लोगों का, मैं बोलती हूँ हमारा। और मैं इनको ही अपना मानती हूँ। और शिया एक मेरा भाई है, मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगी, उनका नाम है शबीर मीर, वो सुंबल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो मुझे अक्सर काउंसलिंग किया करते थे, वो मुझे बताया करते थे कि शिया लोगों में क्या है, डिफरेंस कहाँ पे है, क्या नहीं है। तो फिर बस वही देखकर मैंने एक वीडियो किया। वो दूसरा वर्जन था कि क्या हमारा कुरान डिफरेंट है, क्या हमारी नमाज़ें डिफरेंट हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल आते जो अगर इस वक्त अगर मैं बोलूँगी वो बहुत वास्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं इतना कहूँगी कि वो जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं इतना कह सकती हूँ। आई एम द वन जिसने कश्मीर में स्टार्ट किया इन चीज़ों से पर्दा हटाना, और माशाल्लाह से उठा भी, लेकिन मेरी लाइफ को ख़त्म करके मुझे उसके बाद बहुत कुछ देखना पड़ा, इतना कुछ देखना पड़ा जितना शायद इस उम्र में तो नहीं देखना चाहिए था। क्या आप अपनी उस ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले हुई आपके साथ? वहाँ की ओर इशारा नहीं दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई जो शायद मैं लोगों को नहीं बता रही थी। लाइफ चेंजिंग क्या था आपके लिए? लाइफ चेंजिंग वो वाली ट्रेजेडी थी कि उससे पहले वाली ट्रेजेडीज थी? हम 4 बहनें हैं घर पे, 2 की शादी हो गई है, हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है। तो हम छोटी एज में ही रिश्ता करते हैं। डैडी कहते हैं कि, और ये मेरे खाली डैडी नहीं कहते हैं, हर किसी का वालिद ये सोचता होगा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। हमारा इस्लाम भी ये कहता है। बिल्कुल। तो मेरी एंगेजमेंट की गई, निकाह एंगेजमेंट, और जिसके साथ मेरी निकाह एंगेजमेंट हुई उसने कभी मुझे समझा नहीं। वो मेरी कामयाबी से चलता था, मुझे आगे नहीं जाने देता था। देखिए इस वक्त हमें एक दुनिया देख रही है, आपको भी 10 बंदे जानते हैं, अगर आप बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपसे बात करने के लिए आएगा, कोई चाहे, क्योंकि वही आपने कमाया है, लोगों का प्यार ही कमाते हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं कहीं रास्ते में चल रही हूँ, कहीं पे कोई मुझे जानता है, मुझसे बात करना चाहता है, लड़कियाँ, तो क्या मैं उनसे बात ना करती? वही तो मेरी प्रॉपर्टी थी, वही तो मैंने कमाया था। तो जब भी मैं कोई लड़की मेरे साथ बात करना चाहती थी, मैं हमेशा इसी लड़के के साथ होती थी जिसके साथ मेरी कैचमेंट हुई थी, निकाह एंगेजमेंट हुई थी जी। वो मुझे किसी से मिलने नहीं देता था, या अब अगर मैं बात करूं अपने काम की, वो मुझे करने नहीं देता था। धीरे धीरे ये मसले बढ़ गए। वो कहता था कि कवरेज नहीं करनी है शिया लोगों की।
वो नहीं मानता था मैं कहीं पे जाऊँ, स्पेशली अगर शिया प्रोसेशंस होते थे, वो नहीं चाहता था कि मैं वो करूँ। जब भी मैं करती थी, आज एक राज आपको बताऊँगी, शायद से मैंने अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बोली है, जब भी मैं कोई प्रोसेशन कवर करती थी जो दुनिया को मैं दिखाती थी, तो उसके बाद मुझे मारता था। वो मुझे कहीं गली में ले जाता था और मुझ पे हाथ उठाता था, जो कि मेरा उसके साथ, मैं किसी गैर लड़के के साथ नहीं थी, उसके साथ मेरा निकाह हो चुका था। हर टाइम पे मुझे मार पड़ती थी, हाथ उठाता था मैं, लेकिन अपना काम मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा से हाथ मुझ पे इसलिए उठाता था क्योंकि मैं शिया लोगों की कवरेज करती थी। आपने उस बारे में तब किसी को बोला नहीं था? बोला मैंने, जब सिर के ऊपर से चला गया, मैंने अपने जीजू को बुलाया, मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला हम इज्जत वाले हैं, जो है सो है, संभाल लो, रिश्ता हम नहीं काट सकते हैं। हमेशा से बोलती थी घर वालों को कि ऐसा है, लेकिन मैं खुल के नहीं बोल पाती थी। आप पहले पानी पियो। नहीं कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। उसके बाद नहीं आप पी लीजिए प्लीज। सॉरी आपको इतना इमोशनल टच दिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आए दिन आप भी कवर करने जाते हैं, हम भी कवर करने जाते हैं, बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं अभी कश्मीर वादी में, और इतनी बड़ी शायद किसी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है जितना आपने अभी तक फेस किया है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे छोटी बच्चियों के या अपनी हम उम्र लड़कियों के लिए रोल मॉडल बहुतों के लिए है, और ये मैंने इसलिए आपसे पूछा ताकि वो भी आपको देख के शायद उनके अंदर भी ये एनकरेजमेंट आ जाए कि वो अगर किसी भी प्रॉब्लम में वो मुलविस है, कोई भी प्रॉब्लम उनके इर्द गिर्द घूम रही है, वो कुछ ना कुछ करके उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, और सलूशन कभी भी सुसाइड नहीं होता। बिल्कुल, जब ये तो कुछ नहीं था, ये मैं वही बातें आपको बोल रही हूँ जो शायद आज मेरे घर वाले पहली बार सुनेंगे मेरे मुंह से, और मैं आपको बोल रही हूँ ये बात। उसके बाद जब ये सारा कुछ होता था, मैं मैनेज करती गई। हम अपनी बच्चियों को, माँ बाप कहता है कि बर्दाश्त करो, और मैं उन माँ बाप से कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को कभी बर्दाश्त ना कर, इतना बर्दाश्त ना करने दे कि वो सुसाइड करने पे आ जाए। वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए फिर सुसाइड करती हैं। ऐसे कुछ ऐसी लड़कियां हैं, मैं सबका नहीं बोलूँगी। मैंने बोला था घर वालों को, मतलब उस तरीके से भी नहीं बोला था जिस तरीके से मुझे उनको बोलना चाहिए था। शायद मेरी ही खामी रही होगी अपने माँ बाप को समझाने की, इसीलिए कोई ऐसा शख्स जो हमारे घर से भी वाबस्ता नहीं था, जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका था, वो इस हद तक आ गया कि वो मुझे मारने के लिए आ गया जी। उस टाइम इतना हल्ला मचा था कि आसिफा ने चाकू मारा, जबकि झूठ था। सारा क्लियर हो गया, अभी उसका डिसीजन भी आएगा, जजमेंट भी आ जाएगी। अनायत साहब, वाकया ये था कि मैं उसकी गाड़ी में तब बैठी थी, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। मतलब आप बोलोगे कि हमारे बीच में हाँ तू मैं किसको नहीं होती है। तब जो भी हुआ मैं यहाँ पे वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, वो सारा कोर्ट में है जी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि मेरी कोई गलती नहीं थी जी। मैंने शायद पहली बार आज कहा है, मेरी कोई गलती नहीं थी। और इंशाअल्लाह जिस दिन जजमेंट आएगा कोर्ट से, मेरे पास वो वीडियो है जब वो लड़का मुझ पे चाकू चलाता है, गंदी नाशाइस्ता गालियां दे रहा है। और अफवाह ये थी कि आपने उस पे छुरी साइड, अफवाह मेरे अपनों ने फैलाई, मीडिया वालों ने फैलाई। और किसने फैलाई? मेरा फ़ोटो, मेरा नाम था, मेरा फ़ोटो चढ़ाया, आसिफा ने ये किया। एक लड़की कैसे एक लड़के को मारने जाएगी? एवन अगर सबूतों की बात करें जी, कोर्ट से मैं ये कह रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी जजमेंट है। मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे हाथ में ये कप है, जब मेरे हाथ में ये कप है, इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे? मेरे आएंगे, आपके नहीं आएंगे। और जब इसको FSL करवाएंगे, इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे? मेरे, ना कि आपके। उस चाकू पे मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं थे जब मैंने उसको पकड़ा ही नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आया था उसका? हाँ डेफिनेटली मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, वो आप नाज़रीन को दिखाइएगा। तो चाकू पे मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं थे,